कुछ नाम इतिहास में नहीं, इंसानों की रगों में बसते हैं। कुछ विचार किताबों में नहीं, क्रांतियों में गूंजते हैं, और कुछ आवाजें मरने के बाद भी जिंदा रहती है। ऐसा ही एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने केवल आजादी की मांग नहीं की, उसे हासिल करने के लिए पूरा विश्व खंगाल डाला। ये सफर है उस बालक का जो कटक की गलियों से निकला और बर्लिन, टोक्यो और सिंगापुर की धरती पर आजाद हिंदुस्तान का सपना बोया। आए महसूस करते हैं नेताजी की धड़कनों को और जुड़ते हैं उस आग से जो आजादी बन गई। 23 जनवरी 1897 कटक की पवित्र धरती पर एक बालक ने जन्म लिया, जिसकी नियति केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य को आकार देना थी। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वे एक प्रतिष्ठित और शिक्षित बंगाली परिवार से थे। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील और ब्रिटिश सरकार के लीगल अधिकारी थे। माता प्रभावती बोस एक धार्मिक, सुसंस्कृत और पारिवारिक मूल्य आधारित आदर्श गृहिणी थी। घर के परिवेश में भगवद गीता, रामायण और महाभारत की कहानियों ने बचपन में ही उनमें लोक सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति का बीज बो दिया था। बालक सुभाष की बुद्धिमत्ता जल्दी ही सबको दिखने लगी। कटक के बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल और रेवेंशा कॉलेज में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें पश्चिमी इतिहास, अंग्रेजी साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन से गहरा परिचय मिला। 1913 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। वहां उनके सहपाठी हेमंत कुमार सरकार थे, लेकिन जहां अन्य छात्र नियमों में बंधे रहे, वहां सुभाष ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर के अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने पर उन्हें गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया। परंतु 1917 में पुनः प्रवेश मिला और उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। विद्या की खोज उन्हें इंग्लैंड ले गई, पर आत्मा भारत में ही रही। 1919 में उच्च शिक्षा के उद्देश्य से इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के फिट्जविलियम हॉल में दाखिला लिया। साथ ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन सुभाष के लिए औपनिवेशिक शासन का हिस्सा बनना आत्मघात था। 1921 में उन्होंने अंतिम परीक्षा देने से इनकार कर दिया और अपना जीवन पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। भारत लौटे तो भारत की आत्मा से जुड़े महात्मा गांधी से मिले। 1921 में भारत लौटकर उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और उनके अधीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र की स्थापना की और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के प्रचार सचिव बने। जेल यात्राएं, आंदोलन और जननेतृत्व के गुण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 1930 में वे कोलकाता के मेयर चुने गए। 1938 कांग्रेस अध्यक्ष बने, पर वो नेताजी थे, भीड़ में चलने वाले नहीं, भीड़ को दिशा देने वाले। उन्होंने अहिंसा की नीति पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि अत्यावश्यकता में बल प्रयोग भी आवश्यक है। 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं से फॉरवर्ड प्लान और ब्रिटिश भारत के भविष्य को लेकर वैचारिक मतभेद गहराने लगे। वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके आत्मकेंद्रित शासकीय दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। नेताजी ने 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर रास्ता नहीं मिलता तो बनाना पड़ता है, नेताजी ने किया। 22 जून 1939 को उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी समाजवादी धारा को संगठित करने का प्रयास था, जो अहिंसा की सीमाओं से परे जाकर ब्रिटिश शासन का सामना कर सके। बंगाल में उन्हें भारी समर्थन मिला और दक्षिण भारत में मुथुरामलिंगम थेवर जैसे नेताओं ने उनका साथ दिया। नेताजी का पलायन और वैश्विक गठबंधन, जेल से छूटे, लेकिन मन में केवल आजादी की आग थी। 1941 में अंग्रेजों की निगरानी से बचने के लिए उन्होंने भेष बदलकर कोलकाता से गुप्त रूप से अफगानिस्तान, रूस और फिर जर्मनी की यात्रा की। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जहां से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। जर्मन रेडियो ने उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा। 1943 में एक खतरनाक यू-बोट सफर के बाद वे जापान पहुंचे और वहां साम्राज्यवादी जापान के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का पुनर्गठन किया। अब नेताजी के पास थी एक सेना, एक सरकार और एक सपना। INA की बहादुर बटालियन जापानी कब्जे वाले सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा में संगठित की गई। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। 1944 में दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रेरक नारा। INA बर्मा अभियान में कोहिमा और इम्फाल तक पहुंची,
लेकिन युद्ध की परिस्थितियां और जापानी सेना की असमर्थता के कारण सफलता नहीं मिल सकी। निधन और अपूर्ण विरासत। 18 अगस्त 1945 ताइपे से जापान जाते समय नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वे बुरी तरह झुलस गए और अस्पताल में अंतिम सांस ली। पर भारत में आज भी एक सवाल है, क्या नेताजी सच में गए या रह गए हमारी रगों में, हमारी चेतना में, हमारे स्वाभिमान में? उनकी मृत्यु आज भी अनेक गुत्थियों और रहस्यों से घिरी हुई है। उनका जीवन आज भी देशभक्ति, बलिदान और वैश्विक नैतिक द्वंद्व का प्रतीक बना हुआ है। नेताजी कोई एक चेहरा नहीं थे, वे एक विचार थे जो आजादी को हक नहीं बल्कि संकल्प मानता था। उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, बलिदान और क्रांतिकारी चेतना का परिचायक रहा। नेताजी आज भी युवाओं में देशभक्ति की लौ जलाते हैं और इतिहास में अमर है। क्लैपबोर्ड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये केवल नारा नहीं, ये भारत माता के लिए दिए गए हर तपस्वी के संकल्प का प्रतीक है। नेताजी चले गए, पर उनकी ज्वाला आज भी जल रही है, हमारे दिलों में, हमारे सपनों में और हर उस सांस में जो आजाद है। अगर आपने महसूस की है उनके जीवन की तपिश, उनके विचारों की गहराई और उनके बलिदान की ऊंचाई, तो इस वीडियो को दिल लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद, रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है, यहाँ हमारे साथ।